हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 से रहने वाली है। और इस क्लास में हम एसएसटी के 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉपी और पेन जरूर ले लें। और कॉपी में 91 से 150 तक क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 91 से क्या कर लेंगे, 150 तक क्या कर लेंगे साथियों, आप नंबरिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से आप अपनी तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो इसलिए एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए समझते हैं आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है शारीरिक विकास, और बी है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, और सी है आत्म अभिव्यक्ति, और डी है सामाजिक विकास। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है कि सामाजिक जो अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है उसमें जो माध्यमिक चरण है उसमें किस चरण को रखा गया है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 92 को। प्रश्न नंबर 92 है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों जो निदानात्मक परीक्षण है और जो उपचारात्मक परीक्षण है, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण से हर बार प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ये प्रश्न हो सकता है कि एसएसटी में पूछ दिया जाए, या हो सकता है कि हिंदी पेडागोजी में पूछ दिया जाए, या हो सकता है कि सीडीपी में पूछ दिया जाए, या संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ दिया जाए। यहां दोनों टॉपिकों से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आइए समझते हैं। अगर हम बात करें कि निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, तो जिस परीक्षण में हम बच्चे की जो कमजोरियां हैं, बच्चे की कमजोरियों का जो हम पता लगाते हैं वो निदानात्मक परीक्षण में लगाते हैं। और उपचारात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं, उन कमजोरियों को दूर करते हैं या उनका उपचार करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचारात्मक परीक्षण कहेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। ऑप्शन ए है कि कमजोर छात्र की पहचान, और बी है कुशाग्र बुद्धि छात्र, और सी है शिक्षक का प्रिय छात्र, और डी है इसमें से या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो नहीं करना है कि भाई शिक्षक का कौन सा प्रिय है और कौन सा शिक्षक को अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीजें तो कभी नहीं करनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमजोर छात्र की पहचान करना। निदानात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं उसका पता लगाते हैं कि सीखने में बच्चे को कहां पर कठिनाइयां आ रही है, और उपचारात्मक में हम क्या करते हैं, उन कठिनाइयों का उपचार करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 93 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो साथियों आप क्या करेंगे, जैसे हम प्रश्न नंबर 93 कर रहे हैं तो पहले वीडियो को क्या करेंगे, रोकेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपने कॉपी पेन ली है उसमें आपको अगर इस प्रश्न का सही उत्तर जो भी लग रहा है, मान लो कि 93 का आपको बी लग रहा है, तो आप बी लिखेंगे। और जब मैं यहां से उत्तर बता दूंगा तो अगर बी आपका सही है तो आप प्रश्न नंबर 93 के आगे इस प्रकार से सही का टिक लगाएंगे। और ऐसे में आप इस क्लास के अंत में देखेंगे कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, और बी है
पुनरावृत्ति किस प्रकार से विद्यार्थी की सहायता करती है, और सी है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, और डी है प्रकरण का वह हिस्सा जिससे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण में बच्चे की जो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों में कहाँ बच्चे को सामना किन चीजों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम कठिनाइयों का ही पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 94 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 94 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। ए है वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही है। और वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो हस्तलिखित थी और हस्तलिखित ही रही, ठीक है। और डी है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातुओं पर उकेरी गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, गलत है। किसके संदर्भ में, हस्तलिपि के संदर्भ में। और हमें प्रश्न में गलती पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सत्य ही यहाँ पर, असत्य ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में असत्य ही पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे पास पहला है तथ्यों का श्रुत लेख, और बी है पृष्ठभूमि तंत्र, और सी है क्रियान्वयन, और डी है योजना। तो अगर हम बात करें कि कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो जो हम क्या लिखाते हैं, इमला लिखाते हैं, वो सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इमला के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो बच्चे की बर्तनी है, बर्तनियों को शुद्ध करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, या प्रयास करते हैं कि बच्चा कम से कम क्या करें, त्रुटियां करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 96। आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 96 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 96 है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसमें किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, और बी है कि मुश्किल होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए, और तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कैसी भाषा होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, जो किसी का भी क्या करना करें, पक्ष न करें, और कैसी होनी चाहिए, संवेदनशील भी होनी चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, 98। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 98 है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि मानचित्र, और बी है समय ग्राफ, और सी है फ्लैश कार्ड, और डी है बैरोमीटर। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो भूगोल है, भूगोल का जो शिक्षण है उसके लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी मानी जाएगी, या सबसे उपयोगी सामग्री कौन सी मानी जाएगी, तो मैप माना जाएगा या मानचित्र माना जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 99, आइए समझते हैं। निम्नांकित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। हमारे पास ए है परियोजना कार्य, बी है समूह चर्चा,
और सी है किताब पढ़ना, डी है निबंध लिखना। तो साथियों अगर हम बात करें कि नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को कौन सी चीज बढ़ावा देगी, तो जो समूह चर्चा है, समूह चर्चा इन सब के लिए क्या करेगी, सर्वाधिक बढ़ावा देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, आइए समझते हैं। ऐसे कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। हमें क्या पता करना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। पहला है प्रभावी नागरिक बनाने के लिए ज्ञान प्रदान करना। तो बिल्कुल भाई हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार का उद्देश्य रहना चाहिए हमें हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कि हम बच्चे को क्या कर पाए, प्रभावी नागरिक बना पाए। ठीक है, बी है कि सामाजिक प्रभावकारिता का विकास करना, ये भी सही है। अगर हम बात करें सी, ये है शिक्षण शिष्टाचार, और डी है सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बच्चे को क्या नहीं करते हैं, शिक्षण शिष्टाचार या टीचिंग मेथड नहीं समझाते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तो हम सब करते हैं कि भाई बच्चे को प्रभावी नागरिक बनाएंगे और बच्चे को हम क्या करेंगे, सामाजिक प्रभावकारिता के लिए हम उसके अंदर क्या करेंगे, विकास करेंगे, विकास को विकसित करेंगे, और ये वाला भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, आइए समझते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, या कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है। पहला है हड़प्पा, बी है मेहरगढ़, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है मेहरगढ़। इससे पहले वाली जो हमने प्रैक्टिस सेट क्लासें करी उनमें हमने ये सब चीजें क्या करी थी, डिस्कस करी थी कि जो सुलेमान और किरतक की जो पहाड़ियां हैं वहीं पर क्या है, मेहरगढ़ के आसपास ही है, और वहीं पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। कब आरंभ किया, तो 8000 साल पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 102, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 102 है कि निम्नांकित में किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। हमारे पास ऑप्शन है मध्य पाषाण संस्कृति, और बी है नवपाषाण संस्कृति, और सी है ताम्र पाषाण संस्कृति, और डी है तम्र संचय संस्कृति। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है कि नवपाषाण संस्कृति के जो लोग हैं उन्होंने पहली बार स्थायी घर बनाकर रहने लगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, आइए समझते हैं। निम्नांकित में किसे श्रीनगर या कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है कनिष्क, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी है हर्षवर्धन। ठीक है, तो अगर हम बात करें श्रीनगर या जो कश्मीर है इसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अशोक को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 104, आइए समझते हैं। निम्नांकित में कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है आर्यभट्ट, और बी है बारहमिहिर, और सी है ब्रह्मगुप्त, और डी है चरक। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 105, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 105 है निम्नांकित किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है ए है 211 ईस्वी, और बी है 379 ईस्वी, और सी है
415 ईस्वी और डी है 645 ईस्वी। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि 379 ईस्वी में चीन में जो बौद्ध मत है उसे क्या किया गया, राजधर्म घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 106, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 106, निम्नांकित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया। हमारे पास ऑप्शन है पद्ममणि और बी है मैत्रेय और सी है ब्रजपाणि और डी है मंजूश्री। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 107 है कि नौवीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नांकित में किससे संबंधित था। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है चेर से संबंधित था या चोल से संबंधित था या पांड्य से संबंधित था या पल्लव से संबंधित। का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, चेर से संबंधित था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 108, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने शर की सल्तनत का अधिग्रहण किया था। हमारे पास ऑप्शन है बहोल लोदी और बी है इब्राहिम लोदी और सी है सिकंदर लोदी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बहलोल लोदी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, प्रश्न है कि संत रामानंद का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है काशी, बी है प्रयाग और सी है कन्नौज और डी है लखनौती। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि संत रामानंद का जो जन्म है वो कहां हुआ, तो प्रयाग में हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 110 है कि अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया, कि अकबर के समय जो कृषि है कृषि पर कितने प्रकार के कर लगते थे। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि 2 और 4, 6, 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर के समय कृषि पर कितने प्रकार के कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था। साथियों यहाँ पर कर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कृषि को विभाजित करने की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें उस समय कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था, तो 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चांद बीबी निम्नांकित किस राज्य से संबंधित थी। हमारे पास ऑप्शन है बीजापुर और बी है गोलकुंडा और सी है बीदर और डी है अहमदनगर। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये रानी बेबी या चांद बेबी कौन थी, तो ये हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 112, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 112 है कि वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग स्वराज की मांग उठाई। तो साथियों हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि बाल गंगाधर तिलक और दादाबाई नौरोजी और सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है फिरोज शाह मेहता। तो साथियों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इन्होंने कब, तो 1886 में इन्होंने क्या करी थी, प्रथम बार स्वराज शब्द की मांग करी थी। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 113। 1800
प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि 1896 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि ए है इटली, बी है हंगरी और सी है डेनमार्क और डी है स्वीडन। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या, ए सही उत्तर हो जाएगा, इटली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 114। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि अब्दुल कलाम आजाद, और बी है शौकत अली, और सी है मोहम्मद अली, और डी है बदरुद्दीन तैयबाजी। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, निम्नांकित में किसने सोंडर्स को गोली मारकर हत्या की थी। हमारे पास ऑप्शन है राजगुरु, और बी है बुंडकेश्वर दत्त, और सी है भगत सिंह, और डी है सुखदेव। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न के जो रिवाइज आंसर की आई थी या संशोधित आंसर की आई थी, उसमें दो ऑप्शनों को सही उत्तर माना गया था। ए और सी इन दोनों को ही क्या माना गया था, सही माना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रश्न के सही उत्तर दो हो जाएंगे, ए और सी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। आइए समझते हैं, निम्नांकित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया था। हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और बी है राजेंद्र प्रसाद, और सी है अब्दुल कलाम आजाद, और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया फ्रीज फ्रीडम जो किताब है या पुस्तक है उसके लेखक कौन है, अब्दुल कलाम आजाद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 117। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 117 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। तो थोड़ा सा हम मैप को बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये मैप थोड़ा सा क्या नहीं हो रहा है, सही नहीं बन रहा है, लेकिन हम समझने के लिए क्या है, इसको थोड़ा सा इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश, चीन कहाँ है, यहाँ पर है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किससे नहीं लगती है, चीन से नहीं लगती है। पहला राज्य दिया गया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, और यहाँ से उसकी सीमा चीन के साथ लगती है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ये वाला राज्य हो जाएगा। इसको हम दूसरे पेन से दिखाएंगे, ठीक है, दूसरे पेन से ब्लैक से दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश ये है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ लगती है। अगर हम बात करें सिक्किम, तो सिक्किम कहाँ पर है, सिक्किम यहाँ पर है। तो सिक्किम की सीमा भी किसके साथ, चीन के साथ लगती है। अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर है, और बिहार से ऊपर यहाँ पर क्या है, नेपाल के साथ तो बिहार की सीमा लगती है, लेकिन ये बिहार की सीमा किसके साथ, चीन के साथ नहीं लगती है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 118। आइए समझते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी।
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें प्रायद्वीप भारत का मतलब क्या हो जाएगा कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं दक्षिण भारत की जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर इनके मुहाने कहाँ हैं? अरब सागर में है। इधर अरब सागर है, ये हमने कल वाली क्लास में भी समझा था, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल डैश डैश प्रतिशत उपयोग कर सकता है। कि जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, इसके तहत भारत सिंधु नदी जो जल है इसके जल को कितने प्रतिशत उपयोग में ला सकता है? कौन? हम। ठीक है, भारत। तो अगर हम बात करें, हमारे पास ऑप्शन है 20, 50 और 33 और 80। तो साथियों अगर हम बात करें कि ये सिंधु जो जल समझौता है ये किस किस के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। किसके मध्यस्थता में हुआ था? यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। और अगला प्रश्न यहां से क्या पूछा जा सकता है? तो अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौते को भारत ने कब क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो अभी अभी 2025 में हमने इस सिंधु जल समझौते को क्या कर दिया भाई? रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने पहलगांव में क्या करा था? अटैक करा था या हमला करा था। उसके जवाब में हमने उन पर क्या? ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने क्या कर दिया? सिंधु जल समझौते को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है, और अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है? अगर हम पहले इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 20% हम क्या कर सकते थे? इस नदी के जल को उपयोग कर सकते थे। अब हम थोड़ा सा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को समझने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा भाई? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सी? ये हो जाएगी सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील तिब्बत से है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि सिंधु नदी की जो सबसे उत्तर वाली सहायक नदी है वो कौन सी है? झेलम है। ये कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? ये झेलम हो जाएगी। और झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद अगली कौन सी हो जाएगी? रावी, और रावी के बाद सतलुज, और सतलुज के बाद ब्यास। ठीक है, ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगर हम बात करें कि जो ये उत्तर की 3 नदियां थी सिंधु जल समझौते के तहत, जो ऊपर की ये 3 नदियां थी, कौन कौन सी? सिंधु नदी, और ये झेलम नदी, और ये चेनाब नदी। इन 3 नदियों का जो जल है उसको जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम 80% बेचते थे, और 20% इन नदियों का जो जल है उसका उपयोग हम स्वयं करते थे। और जो ये 3 नीचे की नदियां हैं ये कौन कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, एक हो जाएगी सतलुज, और अगली कौन सी हो जाएगी? रावी और व्यास। ये जो नदियां हैं 3, इनका जो जल है, इन नदियों के जल का उपयोग 80% हम करते थे और 20% हम पाकिस्तान को छोड़ते थे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 120 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 120 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न सीटेट और यूटेट दोनों परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है। आइए समझते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है कि कावेरी नदी पर है, और गोदावरी नदी पर है, महानदी पर है, और नर्मदा नदी पर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
डी सही उत्तर हो जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। और कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जो जलप्रपात है ये कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। आइए समझते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमारे पास दिया गया है कि जो गिर वन है या गिर पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, ये राजस्थान में है। तो ये राजस्थान में ना होकर ये कहां पर है, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो राजस्थान ना होकर कहां है, गुजरात में है। यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम मानस की बात करते हैं असम में है, दुधवा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में है, कान्हा की बात करें मध्य प्रदेश में है, तो पहला ही जो क्या है, ए सही मिलान है, ये इसका क्या नहीं है, सही मेल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका सही सुमेल क्या होना था, तो गुजरात होना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 122। आइए समझते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। हमें बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है उस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि एडम हिलेरी। एडम हिलेरी विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कहां चढ़े, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बचेंद्री पाल, तो बचेंद्री पाल ऐसी भारतीय महिला थी या प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जुंको ताइबे, तो ये जापान से हैं और ये पहली विश्व की महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न भी यहीं से समझ लेते हैं, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। हमें क्या करना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से हमें क्या करना है, वायुमंडल के सतहों का हमें सही क्रम बताना है। कि मान लो कि ये क्या है, पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक की जो वायुमंडल की परत है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल। और उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद कौन सी हो जाएगी, आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। तो अगर हमें पहली और दूसरी परत भी पता होती तब भी हम इस प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से छांट पाते। सबसे पहली परत कौन सी है भाई, तो क्षोभ मंडल है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन एक तो बी है और एक डी है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी है भाई, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो समताप मंडल है। जहां पर इनमें से अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है, पहला, तो यही क्या हो जाएगी कि सबसे पहले कौन सी है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल और समताप मंडल के बाद अगली कौन सी है, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद कौन सी है भाई, आयन मंडल। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इन सब चीज़ों को हमने जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी बहुत डिटेल से समझा है। और जो हमने एसएसटी के लिए 8 थ्योरी क्लास कराई है उसमें भी हमने बहुत डिटेल में समझा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ये सारी चीजें भी हम पिछली जो प्रैक्टिस सेट क्लासें थी उनमें बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। ए है कर्क रेखा, बी है विषुवत रेखा, सी है मकर रेखा। तो ये तीनों की तीनों ऐसी रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप से नहीं होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्लोब है और ग्लोब पर ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा क्या करती है,
पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। और इससे ऊपर ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, इस 23.5 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं? तो ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये मकर रेखा, मकर रेखा भी कितना? 23.5 डिग्री है। ठीक है। और इसी प्रकार से आर्कटिक रेखा और इस प्रकार से अंटार्कटिक रेखा। अब हम विश्व के जो महाद्वीप है, विश्व के सभी महाद्वीपों को मैप में या ग्लोब में दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो एशिया महाद्वीप कहाँ है? ये अपना एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और एशिया महाद्वीप के बाद अब हम यूरोप को दर्शाने वाले हैं। यूरोप ये वाला हो जाएगा। और अब हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को दर्शाने वाले हैं। तो उत्तर अमेरिका ये वाला हो जाएगा और दक्षिण अमेरिका ये वाला हो जाएगा। और अगर हम बात करें अंटार्कटिका, ये वाला हो जाएगा। अब हम ऑस्ट्रेलिया को दर्शाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया ये हो जाएगा। अब एक महाद्वीप बचा, वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर गुजर रही है। बाकी आपको ऐसा कोई सा भी महाद्वीप नहीं नजर आ रहा होगा जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है। तो कौन सी रेखा अफ्रीका से नहीं होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा या मानक समय रेखा कहां से ली गई है, तो ये इंग्लैंड के वेधशाला से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। आइए समझते हैं। सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशयों को दर्शाने के लिए या मैदानों को दर्शाने के लिए या पर्वतों को दर्शाने के लिए, या डी है पठारों को दर्शाने के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि नीले रंग का जो हम प्रयोग करते हैं वो जलाशयों को दर्शाने के लिए करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इन सब चीजों को भी हम थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो खनिज है, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, सही है। और बी है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। और सी है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये क्या नहीं है? डी सही नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। सभी खनिज अधात्विक तो नहीं होते हैं, धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। अगर हम बात करें कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, तो जैसे बॉक्साइड हो गया या हेमेटाइट हो गया या लो अयस्क हो गया, ये धात्विक खनिज होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अधात्विक खनिजों की बात करें तो जैसे अब्रक हो गया या नमक हो गया या पोटाश हो गया, ये अधात्विक खनिज हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 127। आइए समझते हैं। और ये प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सीटेट यूटेट दोनों के दोनों एग्जामों में बहुत से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कभी प्रश्न रक्षक मेखला से पूछा जाता है, कभी मल्चिंग से पूछा जाता है, कभी वेदिका फॉर्म से पूछा जाता है और कभी समुच्चय रेखीय जुताई से पूछा जाता है। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन, कि जो हवा से होने वाला मृदा अपरदन है उसको रोकने के लिए हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करने वाले हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन है रक्षक मेखला और
बी है मल्चिंग और सी है वेदिका फॉर्म और डी है समुच्चय रेखीय जुताई। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मल्चिंग में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई से भी फसल बोते हैं तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, घास से उसे ढक देते हैं, जैसे पराल हो गया, पराली हो गया, उससे हम क्या कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं, या कोई से जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर हम पराली डाल देते हैं ताकि उसमें नमी बरकरार बनी रहे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं या मल्च भी कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं, मल्च। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वेदिका फॉर्म, तो वेदिका फॉर्म जो ढलाई वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर जो सीढ़ीदार खेती की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, वेदिका फॉर्म। और अगर हम बात करें समुच्चय जुताई, तो इसमें इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, तो जो खेत की जुताई है वो इस प्रकार से तिरछे में की जाती है ताकि हम क्या कर सकें, जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन को रोक सकें। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रक्षक मेखलाएं, तो रक्षक मेखलाओं में क्या किया जाता है कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि यहां पर हम कृषि कर रहे हैं तो इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे ताकि मृदा हवा के कारण क्या ना हो, मृदा अपरदन ना हो और वो हवाएं इन पेड़ों या इन वृक्षों पर क्या हो जाएं, रुक जाएं। ठीक है, यहां से बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, चारों के चारों ऑप्शनों से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। पहला है गहन खेती और बी है वनोन्मूलन और सी है अधिक सिंचाई और डी है अति पशुचारण। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की या सबसे सटीक उत्तर की तो अधिक सिंचाई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 129 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो ये सरदार सरोवर बांध है ये कौन से नदी और किस राज्य में बना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि सरदार सरोवर बांध कौन से नदी पर बना है। तो अगर हम नदी की बात करें तो नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। ठीक है, और अगर हम राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में है, गुजरात में है। अगर हम बात करें कि इस परियोजना में कितने राज्य शामिल है तो इस परियोजना में 4 राज्य शामिल है। 3 तो ये हो जाएंगे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये इस परियोजना में क्या नहीं है, शामिल नहीं है। और जब शामिल नहीं है हमें यही पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और अगर हम चौथे राज्य की बात करें महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी क्या है, इस परियोजना में शामिल है। तो ये 4 राज्य जो सरदार सरोवर परियोजना है उसमें 4 राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है तो सरदार सरोवर बांध बना है। किस राज्य में है सरदार सरोवर बांध, तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, तो ये भी इसका उद्गम स्थल भी भारत में नहीं है। कहाँ है, तो तिब्बत में है। और तिब्बत में भी जो मानसरोवर झील है लगभग मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सिंधु नदी की, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो तिब्बत में ही है। और तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। और अगर हम बात करें सतलुज, तो सतलुज का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, राक्षस ताल से होता है। ये भी भारत में नहीं है।
और इसी प्रकार से अगर हम बात करें घाघरा नदी का भी जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर जेल के ही नजदीक से होता है। इसका उद्गम स्थल भी भारत में नहीं है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में है। और भारत में भी कहां है भाई, अपने उत्तराखंड में है। और अपने उत्तराखंड में भी भाई कहां से, तो उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में भी कहां, गंगोत्री से है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर 3 नहीं है और बाकी सारे के सारे होंगे? ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगले प्रश्न को समझने से पहले अगर साथियों आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। और साथ में साथियों अगर आप इन सब चीज़ों को एक थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, जो हम समझ रहे हैं, इनको आप थ्योरी के रूप में भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा नोट्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा नोट्स आप कैसे ले सकते हैं या नोट्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो एसएसटी को हमने बहुत अच्छे से क्या करा है, क्लियर करा है। या एसएसटी के लिए अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको 9 किताबें पढ़नी पड़ेगी। 3 किताबें कक्षा 6, 3 किताबें कक्षा 7 की भी 3 और कक्षा 8 की भी 3, तो टोटल 9 किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट से 9 किताबें लेते हैं तो इन किताबों का जो दाम है वो लगभग 850 से आपको कितना बैठ जाएगा, 900 के बीच में बैठ जाएगा, हो सके 1000 रुपये हो जाए। लेकिन हमारे द्वारा जो एसएसटी के लिए जो नोट्स तैयार किया गया है वो इन 9 के 9 किताब से लिया गया है। और फीस कितनी रहने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये एसएसटी के नोट्स की फीस रहने वाली है। और हमने इन 9 के 9 किताबों से क्या करा है, जो मेन टॉपिक हैं या जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, किताबों में तो बहुत सारी कहानी के रूप में चीजें दी गई होती है और उसे पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो हमने किताबों से क्या करा है, जो पेपर में पूछा जाता है उन सारे के सारे हेडिंगों को, उन सारे के सारे टॉपिकों को हेडिंग के रूप में लिखा है और चित्रों के माध्यम से और बहुत डिटेल से उदाहरण के माध्यम से समझाया है। तो इसलिए अगर आप चीजों को थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा एसएसटी का नोट्स ले सकते हैं और साथ में आप हमारा सीडीपी का नोट्स ले सकते हैं और साथ में आप हमारा हिंदी पेडालॉजी और हिंदी ग्रामर का नोट्स ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 50 रुपये, इसकी फीस भी मात्र 50 रुपये। अगर हम बात करें इन तीनों नोट्स की फीस कितने रहने वाली है, तो 250 रुपये रहने वाली है। अगर आप चीज़ों को थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808936634 पर हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहां पर आपको ये तीनों के तीनों नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब हम इस प्रश्न को समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 31, आइए समझते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 को। हमें क्या करना है कि सूची ए और बी को क्या करना है, सुमेलित करना है। सूचियों में दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही चुने। तो पहला, अगर हम बात करें कि सूची ए में क्या है, सूची ए में दिया गया है कि भारत में झूम कृषि की, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है और यहां पर दिए गए हैं प्रदेश। तो सबसे पहले है झूम कृषि, कहां झूम कृषि को किस स्थान पर झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो उत्तर पूरब जो भारत है वहां पर झूम कृषि कहा जाता है और झूम कृषि को अगले किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। और झूम कृषि को ही स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये झूम कृषि किसे कहते हैं, तो जब हम क्या करते हैं कि जो जंगल या झाड़ियों के
क्षेत्र को क्या करते हैं हम, झाड़ियों को काट कर या जंगल को साफ करके और उसे फिर जला के और वहां पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। कब तक कृषि करते हैं, जब तक जमीन में क्या रहे, उपजाऊ क्षमता या उर्वरक क्षमता बनी रहे, तब तक हम वहां पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। और जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर उपजाऊ या उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है, तो यही प्रक्रिया दूसरे जगह अपनाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। अगर हम बात करें अगला कौन सा हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा कि कुमारी तो पश्चिमी घाट में। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि वाल्टेर कहाँ कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में कहा जाता है। और पूंडू कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 132, और ये प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूटेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से। आइए समझते हैं साथियों। प्रश्न है कि ब्रह्मोत्तर पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पर्वत है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वलित पर्वत, जो हमारी थ्योरी क्लासें हैं या हमारा पीडीएफ नोट्स है उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई गई है, वलित पर्वत। और दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, ब्रह्मोत्तर पर्वत। तो ब्रह्मोत्तर पर्वत यहां पर लिखा ही है। और तीसरा जो नंबर होता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब हम समझने वाले हैं कि वलित पर्वत किसे कहा जाता है, ब्रह्मोत्तर पर्वत किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है। फिर हम इनके उदाहरणों को भी समझने वाले हैं कि ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं और ब्रह्मोत्तर पर्वत कौन से होते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी पर्वत, सबसे पहले वलित पर्वत को समझेंगे, ज्वालामुखी को सबसे लास्ट में। वलित पर्वत की अगर हम बात करें तो जिन पर्वतों की जो सतह है वो कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है और शिखर कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, उन पर्वतों को क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्रह्मोत्तर पर्वत, तो जिन पर्वतों की जो ऊर्ध्वाधर है वो क्या हो जाती है, टूटकर घिस जाती है, तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है, ब्रह्मोत्तर पर्वत कहा जाता है। और यहाँ इन पर्वतों में कहीं पर पर्वत ऊंचे उठ जाते हैं और कहीं पर धंस जाते हैं। तो जो उठा हुआ भाग है उसे उत्कर्ण कहा जाता है और जो धंसा हुआ भाग है उसे द्रोणिका कहा जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है, जिनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। ऐसे पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हिमालय पर्वत भी क्या है, वलित पर्वत है। यूराल पर्वत भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और जो अल्पेशियन पर्वत है ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है। ये तीनों के तीनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो भारत की जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो ब्रह्मोत्तर पर्वत है उसका सही उदाहरण क्या हो जाएगा, वांस जैस हो जाएगा, वांस जैस हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वतों का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, तो फ्यूजियामा जो पर्वत है वो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हो जाएगा फ्यूजियामा। और साथ में किलिमंजारो जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भी ज्वालामुखी पर्वत का क्या हो जाएगा, सही उदाहरण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूं कि आप ये तीनों के तीनों पर्वतों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे या चीजों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप इन सब चीजों को नोट्स के रूप में, थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें क्या करें, मैसेज करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है रेडियो, राजनीतिक दल या सोशल मीडिया या दबाव समूह। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है सोशल मीडिया क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सोशल मीडिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर
134 को। प्रश्न नंबर 134 है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा से या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों से भी लगभग 2 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको एसएसटी में भी पूछा जा सकता है और यही अगर हम सीडीपी की बात करें वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है इन अनुसूचियों में। और अगर हम बात करें हिंदी पेडागोजी, तो हिंदी पेडागोजी में भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम इन अनुसूचियों को 12 के 12 अनुसूचियों को एक क्लास में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अगर जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो वर्णन है कि राज्यसभा में कितनी सीट हैं, किस राज्य से होगी और कितनी सीट हैं किस केंद्र शासित प्रदेश से होगी, इस चीज का जो वर्णन है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। और दूसरी अनुसूची में अगर हम बात करें, दूसरी में क्या है? दूसरी अनुसूची में साथियों क्या है? वेतन भत्ता है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। और तीसरी में क्या है? शपथ। और चौथी में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किस चीज का? कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे। और जो इसके बाद की जो अनुसूचियां हैं, जैसे अनुसूची 5 है तो उसमें SC ST जो प्रशासनीय व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से अगर हम बाद की अनुसूचियों की बात करें तो उन अनुसूचियों को हम एक डिटेल क्लास में, एक अनुसूचियों से ही 12 के 12 अनुसूचियों से क्लास रहने वाली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 135। आइए समझते हैं कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया या हटाया गया। हमारे पास पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन और 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 45वां संविधान संशोधन। साथियों अगर हम बात करें कि इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो थोड़ा सा इसे और डिटेल में जान लेते हैं। जब हमारा संविधान बना तो मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और उन 7 मौलिक अधिकारों में से जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को 44वें जो संविधान संशोधन है, कौन सा? 44वें नंबर का जो संविधान संशोधन है, उस 44वें संशोधन में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे कहां रखा गया? अनुच्छेद 300A में रखा गया। इसे क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 136 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 136 है, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1950 और 1952 और 1954 और उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। ऐसा कौन सा देश है कि जहां पर संवैधानिक राजतंत्र है? संविधान भी है और साथ में राजतंत्र भी है, ठीक है। अमेरिका, तो अमेरिका में भाई संवैधानिक राजतंत्र नहीं है। अमेरिका में राजा ना होकर कौन होते हैं भाई? राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, चीन में भी संवैधानिक राजतंत्र नहीं है। और यूनाइटेड जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में ही क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 138। आइए समझते हैं
निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ऐसा कौन सा देश है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए कि भारत, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड और अमेरिका। भारत के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटेन के पास क्या नहीं है? लिखित संविधान नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, आइए समझते हैं। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है कि जो संसद है, जिन देशों में क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें राज्य का मुखिया का मतलब क्या हो जाएगा कि राष्ट्र का मुखिया या देश का मुखिया के पास, मुखिया के पास क्या है? शक्ति। किस प्रकार की शक्तियां होती है? संपूर्ण शक्तियां होती है, नामात्र की शक्तियां होती है और सीमित शक्तियां होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों अगर हम बात करें कि संसदात्मक जो राज्य होता है या देश होता है, उसमें जो राष्ट्र का प्रमुख है उनके पास नामात्र की शक्तियां होती है। जिस प्रकार से हमारा देश क्या है? संसदात्मक है। तो हमारे देश के भी जो राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्तियां होती है? नामात्र की शक्तियां होती है। और वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। या जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा? 140, आइए समझते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कि जब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता होती है तो कौन करता है? हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो संसद है, संसद में दोनों जो सदन है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और उन दोनों जो सदन है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया तो निम्न में से न्याय के किस आदेश को दिया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, और अगला है परमादेश, और सी है उत्प्रेक्षण, और डी है अधिकार पृष्ठता। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या क्या किया जाता है? नजरबंद किया जाता है। नजरबंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि उस व्यक्ति ने अभी तक कोई भी अपराध नहीं किया है, लेकिन अगर सरकार को क्या हो, किसी व्यक्ति पर इस प्रकार की शंका हो कि वो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार का ऐसा काम कर सकते हैं जिससे जनता को या सरकार को नुकसान हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार क्या कर लेती है? नजरबंद कर लेती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके शहर में क्या होने वाली है? प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। ठीक है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो अब अगर सरकार को या पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति पर क्या हो रहा है? शक हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री की रैली में क्या कर सकते हैं? उत्पाद कर सकते हैं या आतंक मचा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती है, नजरबंद कर लेती है कुछ समय तक, जब तक
कि वो प्रोग्राम नहीं निपट जाता है तो तब तक के लिए क्या कर लेती है पुलिस, उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक नजरबंद किया जा सकता है, तो 3 माह। अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम 3 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है 142 समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर भारतीय के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, कि जो भारतीय नहीं है और भारत में रहकर उसे क्या वो अधिकार मिल सकता है, ऐसा अधिकार कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, और सी है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 143, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 143 है कि भारतीय संसद का गठन होता है, कि जो भारत की संसद है, भारत का संसद किन किन को बनकर या मिलकर होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी 2 से 3 प्रकार से पूछा गया है। इसको हम अगले तरीके भी समझने वाले हैं कि अगले किन किन तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, और केवल राष्ट्रपति और लोकसभा, केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा। साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। तो बहुत बार यहां से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो संसद है, संसद के कितने अंग, अगर अंग पूछा जाए तो ये तीनों के तीनों संसद के अंग हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि संसद के कितने सदन, सदन पूछा जाए तो 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं, तो एक राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा। ये संसद के 2 क्या हो जाएंगे, सदन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अंग की बात करें, अंग कितने, 3 होते हैं, सदन कितने, 2 होते हैं, किसके, संसद के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 144, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 1991, 1992, 1993, 1994। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 145, आइए समझते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया? तो अगर हम बात करें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कौन से संविधान संशोधन में किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां और 75वां। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और इसी संशोधन के तहत महिलाओं को जो आरक्षण है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, 146, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 146 है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे पास ऑप्शन दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति द्वारा, और डी है विधि मंत्री द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1 माह के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर
48 इंद्र साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है? ठीक है, इंदिरा साहनी जो वाद है वो किससे संबंधित है? कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो इंदिरा साहनी वाद है वो कब हुआ था, तो 1992 में हुआ। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और उपरोक्त में कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है? ओबीसी से संबंधित है या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा? हमारे पास ऑप्शन है माइकेल और हेमिंग, और सी है फॉरेस्टर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, सही उत्तर होने वाला है हेमिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। साथियों अंतिम प्रश्न को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे यूटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808936634 को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको एसएसटी, सीडीपी और हिंदी पेडालॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रश्न को। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? हमें पहला ऑप्शन दिया गया विचार विमर्श विधि, और अगला है समस्या समाधान विधि, और प्रयोगशाला विधि, और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में साथियों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको हमारा सीडीपी और हिंदी पेडालॉजी और एसएसटी के लिए नोट्स मिल जाएगा। तो ये थी साथियों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार का यूटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।